नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जब भी कभी बाला साहब ठाकरे द्वारा प्रतिष्ठापित की गई शिवसेना के बारे में आकलन होगा या शोध होंगे, तब शोधार्थी इस बात का जरूर अध्ययन करेंगे कि ये शिवसेना अपनी स्थापना के इतने वर्षों बाद और एक हद तक 2 बार महाराष्ट्र की सत्ता में अपने मुख्यमंत्री बनाए जाने के बावजूद तिनकों की तरह बिखर क्यों गई, कमजोर क्यों हो गई। और जब कभी ईमानदारी से इन सब चीज़ों का आकलन होगा, शोध होगा, उन कारणों की तह में जाने का प्रयास होगा, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में संजय राउत जैसे जो बड़बोले हैं, शेखी खोरे हैं और जो हल्के हैं, छिछोरे हैं, बोने हैं, ऐसे नेताओं की वजह से ही बाला साहब ठाकरे होते तो इनकी कोई हैसियत ही नहीं होती कि ये अपने नेता को, अपने नेतृत्व को गलत सलाह देते। और शायद बाला साहब ठाकरे में इतनी बुद्धि तो थी कि कौन सी सलाह माननी है और कौन सी सलाह नहीं माननी है। पर उद्धव ठाकरे, जो उनकी राजनीतिक और पैतृक संपत्ति के, विरासत के सर्वे सर्वा हैं, उनमें शायद इतनी सोच समझ नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियों को रन कैसे किया जाता है, संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। और संगठन में हर तरह के लोग होते हैं, जैसे किसी एक संस्थान में हर तरह के लोग होते हैं, और जो बेस्ट टीम लीडर होता है उसको हर एक के बारे में पता है कि किसकी कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है, किस में क्या कमियां हैं, फिर भी वो पूरी टीम को साथ लेकर के चलता है। लेकिन यहाँ तो टीम लीडर जब हम आकलन करते हैं तो उसी की सोच में, उसी की अप्रोच में और उसी में तमाम तरह की खोट दिखाई देती है। वरना आपको एक अवसर मिला था महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का, और कोई छोटे मोटे कार्यकाल के लिए भी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, 2-4 महीने के लिए, या चंद्रशेखर या वीपी सिंह या एचडी देवगौड़ा की तरह कोई 9 महीने, कोई 7 महीने, कोई 11 महीने प्रधानमंत्री रहा। 2.5 साल का कार्यकाल बहुत होता है। अपनी पार्टी का, अपने संगठन का विस्तार कर सकते थे, अपनी पार्टी के नेताओं में नया जोश भर सकते थे, जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, जो मंत्री बनाए थे, उनको आप प्रेरित कर सकते थे। लेकिन कारण जो रहा हो, और बाद में इन्हीं शरद पवार ने लिखा था कि इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री अपने 2.5 साल के कार्यकाल में सचिवालय में केवल 2 बार जाए, सचिवालय में, अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में केवल 2 बार जाए, वरना सरकार जो है वो अपने सरकारी आवास में बैठ कर के ही चलाता रहे और किसी से मिले भी नहीं। तमाम एमएलए, उनके मंत्री तक, जिनको मंत्री बनाया था उन्होंने अघाड़ी सरकार में, सबकी शिकायत थी कि मिलते ही नहीं हैं, बार बार आग्रह के बावजूद समय नहीं देते हैं। बहरहाल वो एक बीता काल हो चुका है। पर मेरा कहना ये था कि शिवसेना की जो अधोगति है, जो पतन है, जो बुरा हाल है, जब इसका आकलन किया जाएगा तो समझ में आएगा कि संजय राउत जैसे जो बड़बोले लोग हैं वो शिवसेना की दुर्दशा के लिए और इन हालातों के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। एक और बयान इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिया, और इससे भद्दा और इससे निम्न स्तरीय बयान कोई हो नहीं सकता है कि आप मौजूदा प्रधानमंत्री, जो 2 बार के पूर्ण बहुमत वाले प्रधानमंत्री हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय हैं, ग्लोबल रेटिंग जिनकी अभी भी सर्वोच्च स्तर पर है, उनके बारे में आप ये कहें कि महाराष्ट्र ने जिस तरीके से औरंगजेब को गाड़ दिया था धरती में, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी को हम महाराष्ट्र की धरती में गाड़ देंगे। और जाहिर है इस पर
आपत्तियां होनी थी, आपत्तियां हुई। जो इस समय सत्ता में है उनकी तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आई, और इस तरह के बयान का कौन समर्थन कर सकता है। ठीक है, शिवसेना की एक ये राजनीतिक मजबूरी है, इस समय वो अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और उसे अपने को किसी तरीके से सरवाइव करना है, बचाना है। और इसके लिए जिस तरीके से मुस्लिमों को मातोश्री में लाया गया और बार बार उद्धव ठाकरे उनसे मुलाकात कर रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि उद्धव ठाकरे को भी और शिवसेना के रणनीतिकारों को भी बहुत अच्छे तरीके से इस बात का एहसास और आभास हो चुका है कि जो बाला साहब ठाकरे के समय हिंदू वोट हुआ करता था, ठुक करके शिवसेना के पीछे खड़ा हुआ करता था, वो अब शिफ्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और रही सही कसर शिवसेना की टूटने कर दी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो बड़ा धड़ा टूट गया है, 40 से ज़्यादा एमएलए, 13 एमपी, तो उससे जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना बची है, जिसको नया सिंबल और नया नाम मिला है, और असली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे के पास है, तो उसमें अब किस कदर पतन हुआ है कि बाला साहब ठाकरे जिन कठमुल्लापन पर आक्रमण करते थे, पाकिस्तान की आलोचना करते थे और मुसलमान भी उनके निशाने पर हुआ करते थे, आज उन्हीं मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए ये लोग इस तरह के बयान देते हैं जैसे संजय राउत ने दिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसाब किताब बराबर करते चलते हैं। वो तो अगर सुबह किसी ने कोई बयान दे दिया है, आपत्तिजनक बयान दे दिया है, तो उसे भी फुल टॉस बना करके 6 रनों के लिए स्टेडियम से बाहर उछाल देते हैं। और संजय राउत ने जो कुछ कहा है उसका जवाब भी प्रधानमंत्री ने दे ही दिया है। नंदुरबार की रैली में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि साहब, कांग्रेस तो अब तक कहती रही कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और दूसरी तरफ जो ये नकली शिवसेना है वो जिंदा गाड़ देने की बात कर रही है। और ये लोग गाली देते हुए भी तुष्टीकरण का पूरा ख्याल रखते हैं। वोट बैंक की पसंद के मुताबिक ये गाली देने लगे हैं जिससे वो खुश हो जाएं। एक कहता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यानी मुसलमान खुश हो जाएं, और एक कहता है कि हम औरंगजेब की तरह नरेंद्र मोदी को जिंदा गाड़ देंगे। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन लोगों ने जनता का समर्थन खो दिया है, और ये जो देश की जनता है और मातृशक्ति है, ये मेरा यानी मोदी का सुरक्षा कवच है। ये लोग मुझे जिंदा क्या, मरने के बाद भी गाड़ नहीं पाएंगे। और संजय राउत ने कहा ये था कि साहब, महाराष्ट्र में जो मुगल सम्राट था औरंगजेब, उसको गाड़ा गया था। और मैं आपको बता दूं, मैं तो उधर गया था संभाजी नगर, तो वहाँ पर औरंगजेब की कब्र है और उसका एक अलग इतिहास है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो इसी संदर्भ में संजय राउत ने ये बड़बोलापन दिखाया। अभी हाल में शरद पवार का एक बयान भी आया और उस पर भी प्रधानमंत्री ने तीखी टिप्पणी की है, बल्कि व्यंग किया है। शरद पवार ने ये कहा था कि साहब, जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो कांग्रेस में विलय कर जाएंगे। मतलब उन्होंने ये मान लिया है कि साहब, जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनकी कोई हैसियत बची नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं बची है। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा है, हालांकि शरद पवार का नाम नहीं लिया, कि यहाँ के जो बड़े नेता 40-50 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, बारामती में मतदान के बाद से चिंतित हैं। और उनका कहना है कि 4 जून के बाद
जीवित रहने के लिए छोटी पार्टियां कांग्रेस में विलय कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि नकली एनसीपी और नकली शिवसेना ने कांग्रेस में विलय का मन बना लिया है। पर मेरी सलाह है कि वो कांग्रेस के साथ मरने से बेहतर है कि दोनों पार्टियां अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ आ जाएं। और जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि ब्याज समेत चुकता करना, तो प्रधानमंत्री हमेशा उसी शैली में बात करते हैं और किसी का बहुत लंबे समय तक उधार रखते भी नहीं हैं। हालांकि कर्ज लेने के वो आदी भी नहीं हैं, पर बहुत सारे जो इधर उधर बयान दिए जाते हैं उनके बारे में, उनकी सरकार के बारे में, तो उसका वो सूद समेत वापसी देने में ज़्यादा समय लगाते भी नहीं हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।